वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। GS 6 का पॉइंट नंबर 23 होगा हिंदी माध्यम का वीडियो और लास्ट वीडियो, GS 6 का लास्ट वीडियो। इसमें हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के विकास में सार्वजनिक निजी भागीदारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रोत्साहित करना। और आप जानते हैं पूरा GS 5, GS 6 हमने खत्म कर लिया है। ये हमारा लास्ट लेक्चर, बहुत ही छोटा सा लेक्चर, एक ही कॉन्सेप्ट इसमें समझाया जाएगा। अब आपके ऊपर है पूरा जिम्मेदारी, पूरा तारोमदार कि आप किस तरीके से आंसर राइटिंग करके अपना पेपर क्लियर करके आते हैं, किस तरीके से आप रिवीजन करते हैं, किस तरीके से आप कीवर्ड्स पे फोकस आपने अगर किया है, मेरी बात मानी है। लास्ट लेक्चर में भी मैं यही चीज कह रही हूँ आप लोगों से। और अब आंसर राइटिंग के लिए आप लोग हमारा पेड ग्रुप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको उत्तर लेखन का अभ्यास, बहुत ही कड़ा अभ्यास करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। पेपर में आप तभी लिख के आ पाएंगे जब चीजें बहुत रिवाइज होंगी और आपने अभ्यास बहुत ज्यादा किया हुआ होगा, प्रैक्टिस, रेपिटेटिव प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की हुई होगी। तो इसके साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं UPPCS 2023 का मेंस का पेड ग्रुप, टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप, या फिर एस्से राइटिंग का पेड ग्रुप, या फिर अगर 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी वाला पेड ग्रुप। GS 6 पॉइंट नंबर 23 लास्ट वीडियो शुरू कर रहे हैं। धन्यवाद। हाँ जी, तो आ गए हैं लास्ट लेक्चर हमारा GS 6 का पॉइंट नंबर 23, उत्तर प्रदेश के विकास में सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो बात हो रही है पार्टनरशिप की। अब आप देखिए, निवेश आप समझते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब है किसी ऐसी एसेट में या किसी ऐसी प्रोडक्शन से रिलेटेड, उत्पाद से संबंधित गतिविधि में पैसा लगाना। ये पैसा क्या सोच के लगाना कि आपको वित्तीय फायदे मिलेंगे, आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे, तभी तो आप पैसा लगाएंगे। अब किसी एसेट में पैसा किस तरीके से लगाया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट का क्या प्रोसेस है या क्या मॉडल है, वो समझने के लिए आपको इतना समझ में आ गया। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम किसी एसेट में, किस लिए कर रहे हैं? फाइनेंशियल गेन्स के, प्रोडक्टिविटी के लिए, उत्पादकता के लिए। समझ आ गई इतनी बात? ठीक। अब इसका जो इन्वेस्टमेंट के कुछ मॉडल्स हैं, निवेश के कुछ तरीके हैं, तो मोटा मोटा पहले देखें अगर, तो वो तरीके क्या हैं? 3 तरीके। एक है आपका पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसमें आपका स्रोत क्या है? गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट कैसे लगा रही है पैसा? भाई टैक्स पेयर से पैसा लिया जा रहा है और बदले में उनको, मतलब जो आपकी जो सार्वजनिक भागीदारी है, सार्वजनिक भागीदारी की यहाँ पे बात हो रही है, तो बदले में आपको सर्विस दी जा रही है। ये आपका गवर्नमेंट वाला टाइप होगा। एक है आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, निजी आपका। इसमें सोर्स क्या होता है? ज्यादातर कॉर्पोरेट होता है। ये भी क्लियर हो गया इसमें क्या होता है। एक तीसरा टाइप है आपका PPP, जिसको हम यहां पढ़ रहे हैं। इसमें सोर्स क्या है? इसमें दोनों का यूनिजन है। हर जगह हमने बात करी प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, निजी भागीदारी होनी चाहिए, निजी भागीदारी होनी चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के लिए। तो ये 3 तरीके हो गए आपके निवेश के, इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो PPP क्या है? सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढांचे के वितरण में जोखिम और पुरस्कार साझा करना। जाहिर सी बात है, आपके रिस्क भी होंगे, आपके फेलियर्स भी होंगे, आपकी सक्सेस भी होगी। पुरस्कार साझा करने के लिए सार्वजनिक और निजी समकक्षों के बीच ये एक औपचारिक व्यवस्था है, ये एक फॉर्मल अरेंजमेंट है। ये जो साझेदारियां हैं ये तब अच्छी तरीके से काम करेंगी जब निजी क्षेत्र की प्रौद्योगिकी और नवाचार
टेक्नोलॉजी प्लस इनोवेशन, समय पर और बजट के भीतर। ध्यान दीजिएगा, कीवर्ड्स हैं ये, ऑन स्केड्यूल, इन बजट। समय पर और बजट के भीतर काम पूरा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के प्रोत्साहन के साथ ये जुड़ते हैं। समझ आ गया? पीपीपी में सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा पूरी जिम्मेदारी बराए रखना शामिल है, और ये पूरा अरेंजमेंट प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण में नहीं आता। पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज नॉट प्राइवेटाइजेशन। क्लियर है इतनी बात? बहुत आराम से बता रही हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। निजी इकाई को खुली प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पे चुना जाता है, ओपन आपका ऑक्शन होती है, कॉम्पिटिटिव होती है, और प्रदर्शन से जुड़े भुगतान प्राप्त होते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव। ठीक है। पीपीपी मार्ग विकासशील देशों में वैकल्पिक हो सकता है, जहां सरकारों के लिए जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं उनके लिए धन उधार लेने में विभिन्न बाधाओं का सामना करना। तो ये तो रही मोटा मोटा बात पीपीपी। अब इसमें ना कुछ मॉडल्स होते हैं, तो मॉडल्स का थोड़ा सा देख लो, ऐसा कुछ वो नहीं है। कुछ मुख्य मॉडल हैं। एक है आपका प्रबंधन अनुबंध मॉडल। प्रबंधन अनुबंध मॉडल ऐसे करके लिख देते हैं। इस मॉडल में क्या होता है, एक प्राइवेट यूनिट है, एक निजी इकाई है, वो किसी सार्वजनिक सुविधा या सेवा को आंशिक या संपूर्ण रूप से प्रबंधित करने का अनुबंध दिया उसको जाएगा, तो वो पार्शियली मैनेज करेगी या वो उसको फुली मैनेज करेगी। इस मॉडल में संपत्ति या सुविधा जो है उसका स्वामित्व, उसका जो ओनरशिप होता है, उसकी इकाई सरकार के पास रहेगी, है ना। जबकि ऐसी सुविधा के दिन प्रतिदिन के संचालन जो है, भाई जो डे टू डे अफेयर्स हैं, डे टू डे अरेंजमेंट्स हैं, वो आपकी निजी संस्था को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। निजी इकाई के लिए जोखिम कम है, क्योंकि उसे कोई पूंजी निवेश करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, और निजी इकाई को पहले से निर्धारित शुल्क एकत्रित करने की अनुमति है। प्री अग्रीड जो बजट है, जो प्री अग्रीड फीस है, वो करेगी। एक आपका होता है फिर पट्टा अनुबंध मॉडल, लीज वाला है। इस मॉडल में क्या होगा, स्थिति के आधार पर, सिचुएशन जैसी हो, परिसंपत्ति को या तो निजी इकाई या सार्वजनिक इकाई को पट्टे पे दे दिया जाएगा, लीज कर दिया जाएगा। निजी इकाई को परिचालन से राजस्व अर्जित करने की अनुमति है। इसमें आपके आते हैं बिल्ड लीज ट्रांसफर मॉडल, बिल्ड लीज ट्रांसफर, बीएलटी करके एक मॉडल होता है। इसमें क्या है, परिसंपत्ति का स्वामित्व जो है वो निजी इकाई के पास है, और इसे मध्यम अवधि के लिए सार्वजनिक इकाई को पट्टे पर दिया गया है। यहाँ सार्वजनिक संस्था पूंजी निवेश करने के लिए जिम्मेदार है। फिर एक आपका आता है बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर, बीओटी, सबसे फेमस यही है। ये बीओटी जो मॉडल है, इसमें सार्वजनिक इकाई स्वामित्व बरकरार रखेगी, जबकि जो निजी इकाई है वो निर्माण की जिम्मेदारी लेगी। ज्यादातर कोई ग्रीनफील्ड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, नव निर्माण वाले होते हैं प्रोजेक्ट्स, उनमें ये काम किया जाता है। NHAI जो है, हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो इसी के तहत आपका काम जो है रोड वगैरह कंस्ट्रक्शन का करता है। दूसरे प्रकार में, जिसे इस मॉडल के तहत जाना जाएगा, स्थिति के आधार पे, ऐसी सिचुएशन है, संपत्ति को निजी इकाई या सार्वजनिक इकाई जो है वो पट्टे पे देगी। एक होती है आपकी बीओटी वार्षिकी, एनुअल मॉडल है। इस मॉडल में राजमार्ग जो हैं उनके निर्माण के लिए खासकर इसको अपनाया जाता है। जो रोडवेज हैं, नेशनल हाईवेज हैं, मुख्य रूप से उन परियोजनाओं के लिए है जहां राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता सीमित है। NHAI जो निजी संस्था है वो संपत्ति के डिजाइन, निर्माण, प्रबंधन, रखरखाव, इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार होती है आपकी प्राइवेट एंटिटी। और हालांकि निजी जो आपकी इकाई है उसके लिए जोखिम कम है, रिस्क कम है, क्योंकि उस अनुबंध की पूरी अवधि के दौरान नियमित अंतराल पर सार्वजनिक इकाई से वार्षिकी के रूप में एक निश्चित राशि जो है वो प्राप्त होती है। फिर और होते हैं आपके, मतलब और रिलेटेड पीपीपी मॉडल्स होते हैं, वो भी सुन लो। ये आपका इंजीनियरिंग खरीद निर्माण मॉडल होता है, एक EPC करके होता है ये। इसमें क्या होता है, जो निजी इकाई है वो संपत्ति को डिजाइन करेगी, वित्त पोषण करेगी, उसका निर्माण करेगी, डिजाइनिंग, फाइनेंसिंग, कंस्ट्रक्शन,
और संपत्ति जब बन जाएगी उसके बाद उसे सार्वजनिक इकाई को हस्तांतरित कर दिया जाएगा, फिर वो उसकी मालिक हो जाएगी। निजी इकाई के पास क्या रहेगा? संचालन रहेगा, प्रबंधन का संचालन नहीं रहेगा, प्रबंधन भी नहीं रहेगा, और उसे अपनी भूमिका के लिए क्या करना होगा? सार्वजनिक इकाई से एक मुश्त धन प्राप्त होगा। तो इस मॉडल को NHIA द्वारा राजमार्गों के निर्माण के लिए भी किया जा रहा है। मतलब अलग अलग मॉडल्स ये लोग अडॉप्ट करते रहते हैं। एक आपका होता है HAM, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, वार्षिकी, हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल कहते हैं उसको। इसमें क्या होता है? इसमें सार्वजनिक इकाई परियोजना लागत का 40% जो है 40% वित्त पोषित करती है पब्लिक सेक्टर वाली, और निजी इकाई कितना करेगी? बाकी का बचा 60%, 60% वित्त पोषित करेगी आपकी निजी इकाई। तो स्वामित्व साथ ही संचालन सार्वजनिक इकाई की जिम्मेदारी है, और निजी इकाई का क्या है? बस आपका जो इंजीनियरिंग स्पेशलिटी है, जो टेक्निकल नॉलेज है, इंजीनियरिंग विशेषज्ञता, वो आपका ये प्रदान करेगी। ठीक जी। तो मेरे हिसाब से काफी सारी चीजें मैंने बता दी, इससे ज्यादा तो क्या ही लिख के आओगे और क्या ही करके आओगे, यही लिखाना बस है ना, तो ये मजे आ जाएंगे। तो कोई भी PPP परियोजना का क्या अर्थ है? किसी भी परियोजना के लिए सरकार या उसकी किसी वैधानिक संस्था और निजी क्षेत्र के बीच हुआ लंबी अवधि का समझौता, दीर्घकालिक अनुबंध यहाँ भी लिखा है, बताऊं। इस समझौते के तहत शुल्क से लेकर ढांचागत सेवा प्रदान की जाएगी। शुल्क लेकर, है ना, इसमें आमतौर पे दोनों पक्ष मिलके एक स्पेशल पर्पस व्हीकल, आप जानते हैं ना SPV, बहुत न्यूज में आता है, SPV गठित किया। वो कोई व्हीकल नहीं होता, वो SPV नॉर्मल एक कमिटी, संस्था टाइप होती है जो परियोजना पर अमल का काम करेगा, और दोनों पक्षों के बीच जो समझौते पे हस्ताक्षर होंगे उसे मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट कहा जाएगा। ठीक है। आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया ने जब गति पकड़ी, देश की बात होगी, तब देश के ढांचागत क्षेत्र में बदलाव आना शुरू हुआ, और इस क्षेत्र में विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी का निवेश मॉडल बहुत ही लोकप्रिय बनकर उभरा है। आज अवसंरचना के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, क्षेत्र कौन कौन से? सड़क, रेल, नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह, हवाई अड्डे, पाइपलाइन, शहरी ढांचागत क्षेत्र है, इन सभी में निवेश के लिए PPP मॉडल को बढ़ावा दिया जा रहा है। याद रखिए, बहुत ही बेनिफिशियल ये पूरी योजना, ये सारी चीजें साबित हो रही हैं। ठीक है, चलिए। तो सार्वजनिक निजी भागीदारी आपकी ये जो शब्द है, ये बुनियादी संरचनाओं और अन्य सेवाएं जो आपकी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाकी की जो सर्विसेज हैं, उनके संदर्भ में सार्वजनिक और निजी संस्थाओं के बीच संभावित संबंधों की जो पॉसिबल रिलेशंस हैं, इसकी एक श्रृंखला का ये वर्णन करता है। विश्व बैंक के अनुसार सार्वजनिक निजी भागीदारी जो है PPP, वो एक सार्वजनिक संपत्ति या सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया एक निजी भागीदारी और एक सरकारी संस्था के बीच दीर्घकालिक, इट इज अ लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट। और ये लॉन्ग टर्म पे ध्यान देना, ये लॉन्ग टर्म है तो ये इसकी कहीं ना कहीं खामी भी बन के उभरेगा, अभी नीचे से पढ़ेंगे हम। ठीक है। तो जिसमें क्या होगा, जो निजी पक्ष है वो बड़े जोखिम और प्रबंधन की जिम्मेदारी का वहन करेगा, मतलब प्राइवेट सेक्टर तो बड़ा ब्रेव होकर दिखाएगा इसमें, और पारिश्रमिक प्रदर्शन से जुड़ा होगा वो। सार्वजनिक निजी भागीदारी आमतौर पर लंबी अवधि की होगी, और इसमें निजी भागीदारी में बड़े निगम, नॉर्मली कॉर्पोरेट कंपनीज जो हैं, वो आपकी शामिल रहेंगी। बड़े पैमाने की सरकारी परियोजनाएं, वही सड़कें हैं, पुल हैं, अस्पताल हैं, ये सारी चीजें मैंने बताया आपको, कंस्ट्रक्शन में बहुत काम होता है इसका। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से निजी धन से, प्राइवेट फंड है, प्राइवेट पैसा है, उससे ये पूरी की जा सकती है, आप भी लिख सकते हैं। और ये जो सहयोग है, ये तब फलेंगे फूलेंगे, तब प्रोडक्टिव साबित होंगे, तब अच्छे बेनिफिशियल साबित होंगे जब निजी क्षेत्र की टेक्निक प्राइवेट सेक्टर का, इनोवेशन प्राइवेट सेक्टर का, उसको सार्वजनिक क्षेत्र के प्रोत्साहन के साथ जोड़ा जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था, ऑन टाइम एंड इन बजट, जो समय पर और बजट के भीतर जो बड़ी परियोजनाएं हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट के, उनका काम इससे पूरा किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश के विकास में सार्वजनिक निजी भागीदारी जो है PPP, वो राज्य को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। राज्य में एक बड़ी आबादी, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन है, भाई लार्जेस्ट पॉपुलर स्टेट है, गणतंत्र बता रही हूँ मैं तो आपको शुरू से ही, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, एक रणनीतिक रूप से और एक स्ट्रैटेजिक रूप से विस्थान बहुत महत्वपूर्ण है, जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग
जो आपके सेक्टर्स हैं उसमें निजी क्षेत्र के निवेश को अट्रैक्ट कर सकता है, आकर्षित कर सकता है। ठीक है, ये चीज आप लिख सकते हैं। और होता क्या है, आवश्यकता क्या है, अच्छा व्हाट इज द नीड हम पूछें। एक तो क्षेत्रीय समानता को कम करने के लिए, जो रीजनल इम्बैलेंसेस फेस कर रहा है ना हमारा स्टेट, उसको कम करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कैसे? राज्य में विकास जो है वो मुख्य रूप से कहाँ हो रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वेस्टर्न यूपी में, खासकर दिल्ली से जो सटे इलाके हैं, एनसीआर टाइप जो जगह है वहां पर बुनियादी ढांचे से जुड़ी सुविधाओं का अभाव है, इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स। घरेलू निवेश एवं विदेशी निवेश की कमी है, ना तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। इसी चक्कर में तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट ऑर्गेनाइज हुई थी लखनऊ में। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? पारदर्शिता नहीं है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, करप्शन बहुत ज्यादा है, रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही बहुत ज्यादा है। अतीत में प्रदेश के बड़े भाग का एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण जो है उसकी कमी है। एक हेल्दी कंपेटिटिव एनवायरनमेंट जो चाहिए किसी बिजनेस को फलने फूलने के लिए, वो लैक कर रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि पीपीपी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ाए जाएं, सरकार बहुत ध्यान दे इन चीजों पे, ये वाली चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आता है आपका प्रदेश के विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी जो है उसका उपयोग आप किन क्षेत्रों में कर सकते हैं। मैंने आपको पहला बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना। प्रदेश बात कर रहा है कनेक्टिविटी की, गतिशीलता की, बुनियादी सेवाओं तक पहुंच की। इन सब में हम सुधार करना चाहते हैं, इन सबको बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसमें इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट चाहिए, महत्वपूर्ण निवेश चाहिए। तो पीपीपी का उपयोग अगर होता है तो उससे राजमार्गों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, रेलवे और शहरी परिवहन प्रणालियों के निर्माण और संचालन के लिए इसको किया जा सकता है। बिजली और ऊर्जा, भाई प्रदेश में आप देखें तो बिजली और ऊर्जा की बड़ी मांग है ना। और पीपीपी का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं हैं, पारेषण है, वितरण बुनियादी संरचनाएं हैं, आपका ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, बिजली उत्पादन परियोजनाएं हैं, इन सबके विकास के लिए भी इसको काफी हद तक इस्तेमाल किया जा सकता है। स्वास्थ्य देखभाल, पब्लिक हेल्थ में बहुत काम कर सकता है। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी आबादी है जिसकी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच है। तो पीपीपी का उपयोग करके अस्पतालों में, क्लिनिकों में, नैदानिक और उपचारिक केंद्रों सहित अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं उनको विकसित करने के लिए उसको किया जा सकता है। शिक्षा, एजुकेशन की हम बात करें अगर, तो इसमें क्या हो सकता है, प्रदेश में एक बड़ी युवा आबादी है, यूथ पॉपुलेशन काफी अच्छी खासी है, तो जिसकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सीमित पहुंच है। तो पीपीपी का उपयोग स्कूलों, कॉलेजों और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों को विकसित करने के लिए भी आप कर सकते हैं। पर्यटन, टूरिज्म की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, एक कल्चरल हेरिटेज हमारे पास काफी रिच है। तो ताजमहल, वाराणसी, बौद्ध सर्किट, इसके सहित यहाँ पे कई पर्यटन स्थल हैं। तो पीपीपी का उपयोग होटल, रिजॉर्ट और थीम पार्क वगैरह जो हैं इनके सहित पर्यटन के बुनियादी संरचनाओं को विकसित करने के लिए भी किया जा सकता है, ये भी लिख सकते हैं। तो इन क्षेत्रों में अगर हम देखें तो निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रदेश सरकार को एक कंड्यूसिव पॉलिसी चाहिए, कीवर्ड है अनुकूल नीति और नियामक वातावरण, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, इसकी आवश्यकता है बहुत ज्यादा, जो निवेश को प्रोत्साहित करे, विनिमय पर स्पष्टता लाए, निश्चितता लाए और निजी निवेशकों को प्रोत्साहन प्रदान करे। इसके अतिरिक्त सरकार को एक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया, इसके माध्यम से निजी निवेशकों के साथ जुड़ना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुबंध अच्छी तरह से संरचित और लागू करने के लिए। पीपीपी परियोजना की सफलता के लिए प्रभावी परियोजना प्रबंधन और निगरानी, ये चीजें भी बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए अब उत्तर प्रदेश में इसके फायदे क्या? सबसे बड़ा फायदा तो इसका यही है, लागत सही लगती है इसमें और समय पे ये पूरा होता है। कम समय में पूरा होने के कारण होता क्या है, जो निर्धारित परियोजनाओं से होने वाली आय है वो भी स्टार्ट हो जाएगी जल्दी, भाई इनकम स्टार्ट हो जाएगी आपकी, टाइमली इनकम, जिससे सरकार की आय में भी बढ़ोतरी होने लगती है, ये आप लिख सकते हैं। फिर परियोजनाओं को पूरा करने में श्रम है, पूंजी संसाधन है, उनकी प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ी
तो उससे क्या होगा, उससे अर्थव्यवस्था जो है उसकी क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। अब जो काम पीपीपी मॉडल के तहत होगा उसके लिए काम की गुणवत्ता सरकारी काम के मुकाबले अच्छी होगी डेफिनेटली, और साथ ही काम जो है निर्धारित योजना के अनुसार होगा। तो संभावित लाभ क्या है? प्रदेश में बुनियादी संरचना जो जिनकी बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, अत्यधिक आवश्यकता है, और फंडिंग गैप भी है, जानते हैं आप। तो ये जो फंडिंग गैप है ये पाटा जा सकता है। निजी क्षेत्र के वित्त तक पहुंच के माध्यम से बुनियादी संरचनाओं का विकास किया जा सकता है। फिर पीपीपी परियोजनाएं जो हैं उनमें अक्सर निजी क्षेत्र शामिल होता है जो वित्त की व्यवस्था करता है और उसको प्रदान करता है। वही अरेंजमेंट भी वही करेगा और प्रोवाइड भी वही करेगा, फाइनेंसेस। यह सार्वजनिक क्षेत्र को अपने स्वयं के राजस्व से या उधार के माध्यम से वित्त पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता से मुक्त करता है। फिर निजी क्षेत्र के कौशल और दक्षता के जो लाभ हैं वो उपयोग करके जोखिम को स्थानांतरित या फिर कम किया जा सकता है। निजी क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में संभावित रूप से पारदर्शिता ज्यादा है, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है। प्रदेश में बढ़ते शहरीकरण की मांग, जिस हिसाब से रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, पुरानी बुनियादी संस्थापनाओं की पुनर्वास आवश्यकताएं हैं, नई आबादी के लिए नेटवर्क का विस्तार है, इन सब की आवश्यकता है। और पहले से सेवा से वंचित या कम सीमा वाले क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए लक्ष्य द्वारा चुनौती है, जिसकी पूर्ति सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से किया जा सकता है। एक बेहतर अवसंरचना का विकास कर सकते हैं जो पूर्णतः निजी या सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किए गए विकास की तुलना में काफी बेहतर है। सार्वजनिक निजी भागीदारी बढ़ाने से प्रदेश में चल रही परियोजनाओं को एक निश्चित समय के भीतर पूर्ण करने में सहायता मिल सकती है। पीपीपी परियोजनाओं में सरकार द्वारा अधिकांश या जो सभी जोखिम है वो आप जानते हैं प्राइवेट सेक्टर के पास चले जाएंगे, उसको स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। तो निजी संस्थाएं सरकार के साथ काम करने के अवसरों को लगातार खोजती रहती है, चाहे उनमें रिस्क हो, पर रिस्क तो उनका है ना, फिर क्यों नहीं करेगा कोई काम ऐसा। असोचैम की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें भारत में निर्माणाधीन कुल पीपीपी निवेश परियोजनाएं जो हैं उसके मूल्य के मामले में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी सबसे अधिक मतलब 22% है। तो भाई सहायक होगी ना अवसंरचनात्मक तौर पे, ये आप लिख सकते हैं। अब क्या मुद्दे क्या चुनौतियां हैं ये देखना पड़ेगा। हर चीज में मुद्दे चुनौतियां तो होते ही है ना, मानेंगे ना इस चीज को तो आप। चलिए, तो उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निजी भागीदारी से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां क्या क्या हैं ये हम देख लेते हैं। पीपीपी जो है वो अक्सर सेवा प्रावधान की लंबी अवधि, मैंने आपको बताया था लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट, जो अभी ऊपर आपने देखा था, तो कवर करेगा लंबी टाइम, 10 से 15 साल का टाइम होगा। भविष्य में इतनी लंबी अवधि को कवर करने वाला कोई भी समझौता आप देखो वो स्वाभाविक रूप से अनिश्चितता के अधीन होगा, मतलब अनसर्टेनिटी उसमें होगी ही होगी। यदि पीपीपी के जीवन काल के दौरान सार्वजनिक प्रायोजक की आवश्यकताएं या निजी क्षेत्र की स्थितियों में परिवर्तन होता है तो परिवर्तनों को दर्शाने के लिए अनुबंध को संशोधित करने की आवश्यकता हो सकती है। जो आपका साइंड कॉन्ट्रैक्ट है उसको भी फिर मॉडिफाई करना पड़ सकता है। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र को लागत का वहन करना पड़ सकता है, कॉस्ट तो वही बेयर करेगा ना। फिर सार्वजनिक निजी भागीदारी में संलग्न होने से निजी भागीदार को विशेष जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है, भाई कुछ स्पेशल रिस्क भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। भौतिक अवसंरचना, सड़कें हैं, रेलवे हैं, इसके निर्माण में काफी रिलेटेड रिस्क होते हैं। यदि उत्पाद समय पर वितरित नहीं किया जाएगा तो लागत अनुमान से अधिक हो जाएगी, जो आपका कॉस्ट है वो एस्टिमेट से ऊपर चली जाएगी। समझ रहे हैं, कॉस्ट ग्रेटर देन एस्टिमेट हो जाएगा। यदि उत्पाद समय पर वितरित नहीं किया जाएगा तो ये लागत अनुमान से अधिक नहीं चली जाएगी और तकनीकी दोष उत्पन्न हो जाएगा, टेक्निकल फॉल्ट भी आ सकता है। तो निजी भागीदारी को आमतौर पर इन सबका बोझ सहन करना पड़ेगा, जो आपकी प्राइवेट एंटिटी है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में कई पीपीपी परियोजनाएं हैं जो राजनीतिक लिंक वाली जो फर्म होती है वो चलाते हैं, तो उसमें आपका पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो गया, जो अक्सर अनुबंध हासिल करने के लिए राजनीतिक गठजोड़ का इस्तेमाल करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2015 का यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें कुछ अंतर्निहित खामियां थी, जैसे हैं मतलब परियोजना के ठप होने के परिणाम स्वरूप सार्वजनिक और निजी भागीदारी के बीच पुनः बातचीत की कोई व्यवस्था नहीं होती, मतलब भाई रीनिगोशिएशन की कोई प्रावधान इसमें नहीं है, जो कि गलत है। फिर है आपका गलत जोखिम आवंटन हो सकता है कई बार, है ना, इनकरेक्ट रिस्क एलोकेशन।
कुशल सेवा प्रावधान सृजन के बजाय निजी भागीदार द्वारा वित्तीय लाभों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है। खराब सेवा के लिए सेवा प्रदाताओं को दंडित करने के लिए भी कोई उपाय नहीं। दुनिया भर में पीपीपी प्रोजेक्ट समस्याओं का सामना कर रहे हैं। विभिन्न अनुसंधान निकायों द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार पीपीपी का प्रदर्शन बहुत मिला जुला है, मतलब कि बहुत ही मिक्स्ड रहा है। और कई क्षेत्रों में पीपीपी प्रोजेक्ट क्रोनी पूंजीवाद के वाहक बने हैं। क्रोनी कैपिटलिज्म ही इनकी वजह से आता है। ठीक है, तो ये आपने पूरा देख लिया। इसमें एक विजय केलकर कमेटी आई थी, एक्चुअली सरकार ने, केंद्र सरकार ने गठन किया था इसका। जो ये 2015-16 वाला था ना आपका बजट, उसी में ये बात हुई थी। तो उन्होंने ये कहा था कि आप सर्विस डिलीवरी पे ध्यान दीजिए, ना कि पैसे ज्यादा। और जो मैंने आपको बताया ना रिस्क आवंटन, ये आप इसको बेहतर तरीके से पहचानिए, मतलब इसका बेटर आइडेंटिफिकेशन कीजिए। ऐसी ऐसी चीजें भी आप लिख सकते हैं, 2-4 कोई रिपोर्ट के नाम वगैरह डाल के। खैर, फिलहाल के लिए यही था हमारा, है ना। GS 6 हमारा इफेक्टिवली खत्म हो जाता है। कोई भी PDF चाहते हैं आप, अब आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, तो ये नंबर्स आपके सामने हैं। बाकी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। अच्छे से करके आइए पेपर। मैंने पूरी कोशिश की है कि पूरी मेहनत, पूरी निष्ठा से आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास रहा है। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस टाइम।